जब आप साउथ कोरिया के बारे में सोचते हो तो व्हाट कम्स टू माइंड? के-पॉप, के-ड्रामास, एंड इफ यू आर फीलिंग फैंसियर तो सैमसंग, किया, Hyundai। आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में किसी भी ऐसे मुल्क ने इतना वाइडस्प्रेड कल्चरल डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया जैसे साउथ कोरिया ने। जो चीज़ हम रोज इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं, इट्स ऑल देम। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनके गाने, ड्रामाज, मूवीज उनके कल्चर से भर गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में दे हैव द बिगेस्ट कंपनी, गाड़ियों में दे आर विनिंग। एंड टू थिंक कि उनकी हिस्ट्री हमारे से बहुत सिमिलर है। वो 1945 में आज़ाद हुए, हम 1947 में। उनका भी कांस्टेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है विद देयर नेबर नॉर्थ कोरिया, जैसे हमारा विद इंडिया। बट उसके अलावा एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। वो आज दुनिया की 13 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, 6th इन इनोवेशन, 5th बिगेस्ट व्हीकल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 2025 में दिस इज व्हाट सेओल, देयर बिगेस्ट सिटी, लुक्स लाइक। एंड दिस इज द सेम सिटी ड्यूरिंग 1910s। हाउ डिड दे डू इट? एंड व्हाट अमेजेस मी द मोस्ट इज कि इतना प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करने के बावजूद वो अपने कल्चर और अपने वैल्यूज को नहीं भूले। देयर स्टोरी इज इनक्रेडिबल एंड आई विल टेल यू ऑल ऑफ इट। साउथ कोरिया शुरू हुआ था वेरी सिमिलर टू अस। हमारे पास थे ब्रिटिश, दे हैड द जापानीज। 1910 में जापान एनेक्स द कोरियन एम्पायर एंड अपने मुल्क के लिए उधर रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज बनाई एंड कोरियन सॉवरेनिटी एंड कल्चर को सप्रेस किया। बट ये ज़्यादा देर नहीं चला। In 1945, the infamous attack on Japan during World War II, Japanese rule खत्म हो गया in Korea. Korean Peninsula को split कर दिया into the north under Soviet rule and the south under America. And it took them 3 years until 1948 एक proper republican बनाने के लिए. And इतनी देर वो American military rule के अंडर ही थे. चीज़ें थोड़ी देर stable हुई but very soon a major war broke out. नॉर्थ कोरिया जो सोवियत यूनियन के अंडर था wanted कि कम्युनिस्ट रूल पूरे पेनिनसुला में आ जाए। ये हुआ था क्योंकि कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही थी बिटवीन अमेरिका एंड रशिया एंड वो दोनों अपनी लड़ाई कोरिया में ले आए बिकॉज व्हाई नॉट। खैर अमेरिका डिड नॉट वांट के कम्युनिस्ट या रशियन रूल एशिया में आ जाए, सो द कोरियन वॉर स्टार्टेड एंड इट वाज टेरिबल। उस वॉर से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड और डिस्प्लेस्ड। स्कूल्स, फैक्ट्रीज, होम्स, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। एग्रीकल्चर कोलैप्स कर गया। ऑल द कैपिटल दैट साउथ कोरिया ओन्ड सब वॉर में इस्तेमाल हो गया एंड नाउ दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड इधर से साउथ कोरिया ने अपना कमबैक किया। नाइनटीन 1950s में दे वेंट क्रेजी। गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्ड से लेके फार्मर्स को दे दिया, जिससे एक तो लैंडलॉर्ड्स की पावर कम हुई एंड किसानों को इंसेंटिव मिला कि वो अपनी फसलों पर मेहनत और पैसा लगाएं, क्योंकि जिस चीज को आप ओन करते हो उस पर आप ज्यादा मेहनत करते हो, राइट? एंड देन 1960s में they got martial law. Sound familiar? And उनकी ये गवर्नमेंट थी, in very simple words, a growth machine. They made an economic planning board, 5-year plans to get the state under control. ट्रेड रिफॉर्म्स बनाए जिससे इंपोर्ट पर फोकस हटा के एक्सपोर्ट पर पैसे लगाना शुरू हो गए। एंड जापान के साथ वापस दोस्ती करने पर they got over $300 million in grants and $200 million in loans. इस पैसे से उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टील मिल एंड एक्सप्रेसवे बनाया, जो आज तक बैकबोन है उनकी पूरी इंडस्ट्री एंड लॉजिस्टिक्स की। उनका प्रेसिडेंट खुद हर महीने एक्सपोर्ट्स का स्कोर कार्ड साइन करता था, सो क्वालिटी उनकी वर्ल्ड क्लास थी, पर अभी भी वो ग्लोबली डोमिनेट नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी से शिफ्ट होकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बना लेंगे तो वो ज़्यादा हाई वैल्यू गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, जिससे ऑब्वियसली फिर ज़्यादा पैसे आएंगे। तो गवर्नमेंट खुद स्टील एंड शिप बिल्डिंग में पैसा डालना शुरू हो गई। इसकी वजह से उनके पास एक बहुत हाई क्वालिटी एंड चीप रॉ मटेरियल आ गया फॉर एवरी अदर इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट करने के लिए शिपयार्ड्स भी। ये बैकबोन बनी फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव्स, मशीनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स। एंड देन इन 1980s एंड 90s वो इससे भी एक स्टेप आगे चले गए, लाइट मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हो गए टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिसिजन इंडस्ट्रीज। चीज़ें असेंबल करने के बजाय वो डिज़ाइन करना शुरू हो गए। आई थिंक आप ये समझ सकते हो कि हम अभी भी किस स्टेप पे स्टक है। अब उनकी इकोनॉमी में टेक लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई एंड टेक्नोलॉजी में इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है ऑफ स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, यूनिवर्सिटीज एंड लैब्स। एंड एट दिस टाइम सैमसंग ने अपना नाम बनाया। 1974 में सैमसंग एक्वायर्ड हैंकॉक सेमीकंडक्टर एंड 1992 तक वो दुनिया का फर्स्ट 64 MB DRAM और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बना चुके थे। दिस जस्ट शोज कि वो R&D में बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहे थे एंड दे वेंट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट टू एन इन्वेंटर माइंडसेट। 1990s में कोरिया एक सक्सेस स्टोरी नजर आना शुरू हो गया था, लेकिन इन सब स्ट्रेंथ्स के नीचे काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस भी छुपी हुई थी।
कोरिया में कुछ बहुत बड़ी फैमिलीज हैं जो पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करती हैं थ्रू दीज बिग कंपनीज जैसे सैमसंग, Hyundai, Daewoo, LG। दे आर कॉल्ड चेबोल्स। रैपिड एक्सपेंशन के लिए उन्होंने बैंक से बहुत ज़्यादा पैसे लोन पे लिए थे। सो ये कंपनी की ग्रोथ प्रॉफिट से नहीं बल्कि चीप लोन से थी। यहाँ तक कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो वेंट ओवर 300%। इसके साथ साथ कोरियन बैंक्स एंड फर्म्स बाहर से पैसा भी बोरो करते थे वाया शॉर्ट टर्म लोन्स, ऑफन इन US डॉलर्स। अगर लेंडर्स डर गए एंड वो अपना सारा पैसा निकालना चाहें तो कोरिया का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड इस सब के ऊपर फाइनेंशियल सुपरविजन भी बहुत कम थी। गवर्नमेंट खुद पुश करती थी फॉर बैंक्स एंड दीज बिग कंपनीज के वो जाके पैसे बोरो करें। ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी एंड दीज बैड लोन्स जस्ट पाइल्ड अप। थाईलैंड की करेंसी 1997 में कोलैप्स कर गई एंड इससे इन्वेस्टर्स को एशिया से ट्रस्ट खत्म हो गया एंड दे पुल्ड आउट देयर मनी एंड दैट ईयर वी गॉट द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स कोरियन वॉन की वैल्यू आधी हो गई। डेवो जैसी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई एंड जॉबलेसनेस रोज टू 7%। बट लुकिंग बैक कोरिया ने अपना सेकंड कमबैक बहुत जल्दी किया। बैंक्स को मर्ज कर दिया, उन डोमिनेंट फैमिली कंपनीज में आउटसाइड डायरेक्टर्स हायर किए ताकि उनका कंट्रोल कम हो, डेट टू इक्विटी रेशियो को कम किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया ताकि ग्लोबल फर्म्स कोरिया में इन्वेस्ट करें एंड कोरिया ग्लोबल मार्केट्स में और बेहतर इंटीग्रेट हो। एंड विद दिस 5% ऑफ GDP वो इनोवेशन पर लगाना शुरू हो गए, जिससे टेक लैडर चढ़ना और ज्यादा आसान हो गया इन बैटरीज, EVs, AI चिप्स, सॉफ्टवेयर्स। नाउ बिजनेस साइड पर दे वर डूइंग प्रिटी गुड, बट मेरे एंड आप तक वो पहुंचे थ्रू देयर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंड द वे दे डिड दिस, इट्स सो इंटरेस्टिंग। लिसन अप। सो उन्होंने एक स्क्रीन कोटा सेट किया। एक ऐसा लॉ कि मूवी थिएटर्स को लोकली प्रोड्यूस मूवी जरूरी दिखानी थी एक सेट नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। दे स्टार्टेड विद 146 डेज पर ईयर, जो कि 40% ऑफ द ईयर बनता है। दैट मीन्स कि अगर हॉलीवुड या कहीं और की मूवीज ज़्यादा बेहतर और पॉपुलर भी हों, थिएटर्स को फोर्सफुली लोकल मूवीज दिखानी पड़ती। 2006 में अमेरिका के प्रेशर डालने से ये रिड्यूस हो गया टू 20% ऑफ द ईयर, लेकिन स्टिल 20% ऑफ द ईयर कोरियन फिल्म मेकर्स को गारंटीड थिएटर स्पेस मिलती थी एंड वो सर्वाइव कर सके लॉन्ग इनफ टू इम्प्रूव क्वालिटी। कोरियन डायरेक्टर्स एंड स्टूडियोज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ड्यूरिंग दिस टाइम। दे इम्प्रूव, दे टेस्टेड एंड रेज देयर गेम सो हाई कि अब हॉलीवुड भी उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। एंड कोरियंस को भी आदत हो गई अपनी कोरियन स्टोरीज को स्क्रीन पे देखने की, जिससे एक लॉयल लोकल डिमांड बनी एंड पैसे आए इनटू दिस इंडस्ट्री। एंड सोन ये मूवीज इंटरनेशनल गई इन जापान एंड चाइना, वेयर दे वर अ ह्यूज हिट। एंड कोरियन गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि वो अपने आर्ट और अपने कल्चर को लेवरेज करके एक रियल इंडस्ट्री बना सकते हैं विच इज़ मोर एक्सपोर्ट फोकस्ड। रिमेंबर कि उनकी पूरी इकोनॉमी ही एक्सपोर्ट फोकस्ड है, सो व्हाई नॉट एंटरटेनमेंट? So they started building these idol factories. Big agencies like SM, YG, JYP, Hybe, they took in trainees, trained them for years, and उससे निकलते फिर extremely professional and talented people, जिनको मैं भी कभी कभी सुनती हूँ and मैं और बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ on how Korea is practically ruling the world, but I'll stop here क्योंकि I want to talk about something more important. How can I, as a Pakistani, a very proud Pakistani, make my country better? क्योंकि that's what we all want at the end of the day, right? मेरे पूरे रिसर्च में I realized one thing. South Korea की strength lies in their leadership. वो 2 दफ़ा जीरो पे गए and every time government ने इतना अच्छे से कंट्रोल किया. They made major changes and it worked. उनकी हमेशा एक long term approach थी. They invested in education, in innovation, in R&D, knowing कि इससे वो एक productive workforce बनाएंगे for the future. They figured out कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा वैल्यू उनको मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगी एंड दे वर द फर्स्ट टू मेक थिंग्स। आज तक एप्पल्स अपने फोन्स में स्क्रीन सैमसंग से लेता है, देयर बिगेस्ट कंपेटिटर। दैट सेज अ लॉट। एंड उन्होंने अपने कल्चर को यूज़ किया, उसको लेवरेज किया, वो उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी थी। हमने ये जापान में भी देखा विद देयर एनिमे एंड देयर लैंग्वेज। इससे आप पूरी दुनिया के ऊपर एक सॉफ्ट पावर एस्टैब्लिश करते हो, आप हर किसी की नज़रों में एक पॉजिटिव इमेज बनाते हो अपने मुल्क के लिए। एंड देन आपका मुल्क अगर कुछ भी करता है ऑन अ ग्लोबल स्केल, यू ऑलरेडी हैव अ फैन फॉलोइंग। पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं कि वी जस्ट नीड टू लुक एट देम एंड सी कि हम वो सक्सेस स्टोरीज अपने कंट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास चीट कोड है, वी जस्ट नीड टू डू इट। लेट मी नो ऑफ अदर कंट्रीज जो आपकी नज़र में सक्सेसफुल है एंड मे बी विल लर्न समथिंग फ्रॉम देम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड सारंगेओ।